मातरम कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बता दीजिए सभी को आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है। शिवम कुमार जय हिंद जय भारत, अनिकेत जय हिंद, पंकज जय हिंद, मुन्नू कुमार जय हिंद। फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं। कुलदीप जय हिंद, गुड आफ्टरनून। ठाकुर गोविंद जय हिंद। चलिए फटाफट सभी जुड़ जाएं। प्रमोद, अनिकेत, कुंदन यादव। ओके, साउंड आ रहा है सभी को? साउंड कौन है? साउंड क्लियर है सभी को? हेलो, एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी को साउंड आ रहा है? जय हिंद। एक बार साउंड क्लियर बता दीजिए सभी को, साउंड आ रहा है क्लियरली? आ रहा है? चलिए, आई थिंक सभी को आ रहा होगा। अब तक आई थिंक आ गई होगी, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, हाँ चलिए अब आ रही है। जय हिंद जय हिंद, सभी को जय हिंद। ओके, माही गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं, शौर्य स्पेशल टेस्ट है जो अब आपको, जो लाइव टेस्ट पेपर्स हैं अब आपको शौर्य भारत पर मिलेंगे, तो आप प्लीज़ उसको करें। रोज आप दे सकते हैं, मिनिमल कॉस्ट है और जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज हम ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पंकज चौधरी, ओके आ रही है, गुड। जय हिंद विष्णु। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने बात करी थी, तो हमने बोला था कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नीतीश जय हिंद। तो आज हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। और आज के इस भाग में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, कहाँ कहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आगे चलते चलेंगे और देखेंगे कि और इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो काफी अच्छे से इसको पढ़ना। मुकेश कुमार जय हिंद। हाँ नीतीश जय हिंद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, प्रकाशिकी की बात करते हैं, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि ये वो शाखा है, वो ब्रांच है। ठीक है, यानी कि ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट यानी कि प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या है, प्रकाश से कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, प्रकाश से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, प्रकाश क्या क्या करने में सक्षम है। ठीक है, हाँ डेली होते हैं नीतीश। ठीक है, तो प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, प्रकाश किस किस क्रियाओं की धारणा करता है, ये सारी चीजें जो हैं हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वो शाखा है, वो ब्रांच है भौतिक विज्ञान की, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा समझूं तो दो चीजें हम इसमें देखते हैं। एक तो हम देखते हैं किरण प्रकाशिकी, एक हम देखते हैं तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम ये पढ़ते हैं कि तरंग जो है, सॉरी प्रकाश जो है उसको हम एक किरण के यानी कि रे के हिसाब से समझते हैं, और वेव जो हमारा तरंग वाला है उसके अंदर हम उसको एक तरंग जैसे समझते हैं। ठीक है, पर ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो दोनों से थोड़े थोड़े बनते हैं, बट हमें स्टार्ट यहीं से करना है कि बेसिक पहले हमें चीजें पढ़नी है कि लाइट होती क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड्स में, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं, हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं लाइट की। ठीक है, इंडियन आर्मी जय हिंद। एसटी बॉय जय, प्रदीप जय हिंद। ओके, पंचूराम जय हिंद। सर कल ही बोला था विपिन रावत वाला कोर्स। हाँ, मुझे पहले लगा ये क्या चीज हुई, और उन इतने बड़ी जो ट्रेजिडी हो गई है उसका सभी को बहुत दुख है, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, और बस अब क्या कर सकते हैं, बट जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। जितने भी लोग शहीद हुए हैं, है ना, तो बहुत बुरा लगा ये स्टोरी को सुन के, और ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। पहले सीडीएस थे वो हमारे इंडिया के, और उनके साथ भी जो थे काफ़ी कहते हैं ना काफ़ी अच्छे सैनिक थे, ऑफिसर्स थे, तो जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हमने इस एक्सीडेंट में खोए हैं। तो बस यही दुआ करते हैं कि जहाँ पर भी वो हों खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले और लोग उनको याद रखें उनके काम के लिए। ठीक है,
हम बस यही करते हैं, ठीक है। बाकी वक्त का किसी को कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, बट ठीक है, हमें स्ट्रांग रहना है, वक्त के साथ चलना है। अब जो वक्त ने हमें दिया है घाव, अब उसको हमें सहन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अपने इस चैप्टर के ऊपर। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि यह प्रकाश का अध्ययन करने के लिए काम में आता है। दूसरा कह रहा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि ये एक प्रकार की एनर्जी है, जो कि सबसे सिंपल इंपॉर्टेंट सी चीज आपको समझनी है कि लाइट है क्या। लाइट को अगर मैं सबसे मूल रूप में समझूं, प्रकाश को सबसे फंडामेंटल वे में समझूं, तो एक तरीके की ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। तो प्रकाश एक ऊर्जा ही है, एक एनर्जी है। अब जैसे आप बोलोगे सर कैसे, तो लाइट जब आप पे आती है तो आपको गर्मी महसूस होती है ना। तो गर्मी जो महसूस हो रही है इसका मतलब उसमें एनर्जी है, उसमें ऊष्मा है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो एक एनर्जी है, एक मतलब एक तरीके की वो ऊर्जा है, ठीक है। अब रही बात नेक्स्ट पॉइंट की, जिसके द्वारा वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज आगे आने वाली जो चीजें हैं उसके अंदर हम यही चीज को पढ़ने वाले हैं कि लाइट से हम कैसे किसी चीजों को देख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें ये वाले पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें कोई वस्तु अगर दिखती है, देखो बहुत सिंपल सी चीज आपको समझनी है। अगर आपको कोई भी वस्तु दिखती है तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट लाइट को बना रहा है, यानी कि वो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, वो रेडिएशन को छोड़ रहा है जिससे प्रकाश निकल रहा है, या तो वो चीज हो सकती है। और दूसरा, उसका प्रकाश यानी कि उसकी लाइट जाके किसी से टकरा के हमारी आंखों में आए, यानी कि जब किसी का प्रकाश, किसी भी ऑब्जेक्ट जो प्रकाश बना रहा है उसका प्रकाश किसी से टकराकर हमारी आंखों में आता है तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। असल में हम अगर किसी चीज को देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से देख पाते हैं। लाइट अगर नहीं होगी तो हम कोई भी चीज देख नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ सर, ऑप्टिक्स यांत्रिक वेव में पढ़ते हैं सर। ऑप्टिक्स, देखो मैं आपको ये यांत्रिक वाली चीज भी समझा देता हूं। यांत्रिक तरंग जो होती है गोविंद, यांत्रिक तरंग वो तरंग होती है जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको मीडियम चाहिए। और वो वेव जिनको मीडियम नहीं चाहिए तो ध्यान रखना कि वो ये है। तो इसको हम यांत्रिक तो नहीं बोलेंगे, हम इसको अयांत्रिक बोलेंगे, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ओके, रिफ्लेक्शन से कर्ण दिखती है, हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्शन से दिखती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल सही, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये बेसिकली एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। देखो दो तरीके की तरंगे होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य, एक होती है अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स। तो अगर हम लाइट की बात करें तो ये अयांत्रिक तरंगे हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक तरीके की अनुप्रस्थ तरंगे भी कहलाती हैं, ठीक है। लखाधीर, जय द्वारकाधीश, काफी दिनों बाद आए हैं लखाधीर जी, सभी लखाधीर का स्वागत करें। हाँ चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश का एक मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है। देखो दो तरीके के स्रोत होते हैं जो लाइट को बनाते हैं। एक वो सोर्स जो नेचुरली करते हैं जिसमें हम इंसानों का कोई भी रोल नहीं है, और दूसरा वो जो नेचुरली हमें दूसरा वो जिसमें हम इंसान उस लाइट को बना रहे हैं। तो दो तरीके के सोर्स में अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो सोर्स है लाइट का वो एक नेचुरल सोर्स है, एक प्राकृतिक स्रोत है। और उसमें हम किसका नाम लेते हैं हमेशा? हमारे सूर्य देवता का, यानी कि सन का। तो इसीलिए सन को देवता कहा जाता है, क्योंकि जो सन होता है वही से, उसी की वजह से हमारी पूरी जिंदगी चल रही है, ठीक है। हाँ लखाधीर का वेलकम हो रहा है। नहीं पुराने तो हो आप, बहुत दिनों बाद आए हो आज, इसीलिए वेलकम कराया जा रहा है आपका, ठीक है। ओके चलिए, तो ये सारी चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, और जिसको हम लगभग 500 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, प्रकाश जब एक सूर्य से निकलता है और धरती तक अगर ये पहुंचता है, सर ये सॉलिड और लिक्विड में नहीं चलती है ना लाइट। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखो दो चीजें यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बच्चों को लगता है कि अगर सर ये नॉन मैकेनिकल वेव है, अगर ये अयांत्रिक तरंगे हैं तो ये किसी माध्यम में नहीं चलती है। मेरा मतलब समझना, यांत्रिक तरंगे वह तरंगे जिनको चाहिए ही चाहिए, यानी कि 100% चाहिए। और
अयांत्रिक तरंगे वो तरंगे जिनको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। यहां पर आप उसकी नीड समझें, आप वो समझें कि किसको आवश्यकता है और किसको नहीं है, उसके आधार पर हम उसको यांत्रिक और अयांत्रिक कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइट किसी माध्यम में नहीं चल सकती, चलती है, बट लाइट बिना माध्यम के भी चलती है। तो इसीलिए जो लाइट है उसको हम अयांत्रिक तरंग कहते हैं। अयांत्रिक कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो किसी भी माध्यम में चल सकती है, बट अगर माध्यम ना हो तो भी वो चल सकती है। सभी को समझ में आया? समझ में आ गया गोविंद? हाँ, अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक विकिरण की क्रिया द्वारा पहुंचता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, यानी कि हीट और जो लाइट होती है, जो हमें यहाँ पर मिलती है सूर्य से, वो किस फॉर्म में आती है, तो वो ध्यान रखना, वो हमें एक विकिरण की क्रिया द्वारा पहुंचती है। तो ध्यान ने यहाँ पर ये रखना है कि यहाँ पर ये रेडिएशन की फॉर्म में लाइट आती है। विकिरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां हम लाइट की बात करेंगे वहां पर हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे विकिरण की, यानी कि हमारे इसकी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना, विकिरण के फॉर्म में, यानी कि रेडिएशन के फॉर्म में जो होती है लाइट आपकी ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो जहां पर भी आप लाइट पढ़ोगे तो लाइट का मतलब है कि वो असल में रेडिएशन है। क्या है? रेडिएशन है, यानी कि विकिरण है। अब मैं एक और चीज आपको यहां समझाना चाहता हूं कि जब जब हम रेडिएशन का नाम लेते हैं, जब जब हम विकिरण का नाम लेते हैं, तो ध्यान रखना, विकिरण जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय चंद्रमा पर कितने टाइम में? तो लगभग, जैसे बच्चों ने लिखा है, लगभग 2 मिनट से होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे अभी याद नहीं है राजू, बट चंद्रमा का लगभग 2 मिनट, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। वैसे चंद्रमा से जो प्रकाश आता है वो टकरा के आता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होके आता है, परावर्तित होके आता है, बट मुझे इसका आइडिया भी नहीं है। लखाधीर कह रहे हैं 1.3 सेकेंड, इतना जल्दी आता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो इसके बारे में मैं देख लूंगा, और जिसको आता है तो वो बता सकता है चैट के अंदर। चंद्रमा का मुझे अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि प्रकाश की ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी से एक विकिरण के रूप में आती है, समझ में आ गया। और विकिरण जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि विद्युत बल्ब, माचिस, मोमबत्ती आदि प्रकाश, ये सब क्या है? देखो, 2 तरीके के मैंने आपको स्रोत बताए हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो स्रोत जो प्रकृति ने हमें दिया है वो होते हैं हमारे, जैसे कि सूर्य। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किनकी, वो स्रोत जो हम बनाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वो भी सोर्स है, वो भी लाइट को बना रहे हैं। तो उसमें आता है बल्ब, कैंडल, लैंप, है ना। ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब कृत्रिम है, यानी कि इनको हमने बनाया है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, 10 मिनट में क्लास समाप्त हो जाएगा। क्यों लक्ष्मण, 10 मिनट में क्या हो रहा है? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? मैं चेक कर लूंगा, अगर 1.3 सेकंड हो सकता है, 2.4 तो हाँ बिल्कुल है। एस्केप वेलोसिटी 2.4 है, पलायन वेग जो होता है वो 2.4 होता है। ठीक है, पैरेलल में हमेशा चलता है प्रकाश। पैरेलल बोल सकते हैं, सीधी लाइन बोल सकते हो, सीधी रेखा पर हमेशा आपका प्रकाश चलता है। ठीक है, अब चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि जब हम ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो 2 तरीके के ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट, 2 नहीं और भी है, मतलब अभी स्लाइड पे आपको 2 ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूं। एक वो जिसको हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं, एक वो होती है इसको हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नाम से पता चल रहा है दीप्त, दीप्त का मतलब होता है चमकना। ठीक है, नहीं अभी न्यूक्लियर नहीं करवाई है लखाधीर, वापस से स्टार्ट करना पड़ा था कोर्स, बैच वापस स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, तो दीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि वो चमकते हैं। तो ये वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को बनाती हैं, यानी कि जिनसे लाइट जो होती है वो निकलती है। ठीक है, यानी कि दीप्त वस्तुएं वह वस्तु हैं जो प्रकाश को बनाती हैं। अब जिसमें दोनों आ जाएंगी, प्रकृति वाली भी आ जाएगी और अप्रकृति वाली भी आ जाएगी। सूर्य आ गया, है ना, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या है? अदीप्त वस्तुएं वो है जस्ट इसका उल्टा, कि ये वो वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश को नहीं बनाती, बट प्रकाश इससे परावर्तित होके हमारी तरफ आता है तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये अदीप्त वस्तुएं में सारी वस्तुएं आ जाएंगी, वो सारी वस्तुएं जो प्रकाश को नहीं बनाती, जो प्रकाश को खुद नहीं बनाती, वो सिर्फ और सिर्फ हमें
परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन से दिखाई देती है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमें अगर कोई वस्तु है, यहां पर मैं दो दिखा रहा हूं, जैसे यहां पर ये लैंप लगाया है, लैंप हमारा यहाँ पर दीप्त वस्तु है यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा पिक्चर यानी कि एक फोटो है जो कि एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक इंसान को जो चीजें दिखाई देती हैं या तो उसको वो डायरेक्ट सोर्स से यानी कि स्रोत से दिखाई देगी, ठीक है, या फिर अगर उसको सोर्स से ना दिख रही हो, अगर उसको सोर्स से ना दिख रही हो तो वो सोर्स से निकला हुआ प्रकाश इससे टकरा के इसकी आंखों में आएगा तो उसको दिखाई पड़ेगा। तो इस इंसान को फोटो भी दिख रही है, इस इंसान को ये बल्ब भी दिख रहा है। उसका कारण क्या है? बल्ब की लाइट तो डायरेक्ट उसकी आंखों में आ रही है, पर अगर हम फोटो की बात करें तो फोटो एक अदीप्त वस्तु है, तो इससे लाइट परावर्तित होकर उसकी आंखों में आती है। सबको समझ में आ गया? कब सर क्लास स्टार्ट? सुमन क्या पूछना चाहते हो? हाँ, सभी को ये वाला जो डायग्राम है समझ में आया? इसमें दोनों मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक हमारा दीप्त वस्तु, एक हमारी अदीप्त वस्तु। तो अदीप्त वस्तु हमें परावर्तन से दिखती है, रिफ्लेक्शन से दिखती है, और दीप्त वस्तु डायरेक्ट दिखती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जब हम वस्तुओं की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट होता है पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। देखो, पारदर्शी वस्तुएं और इसके साथ मैं और लूंगा अपारदर्शी वस्तुएं और पराभासी वस्तुएं, इन तीनों में अब अंतर देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, नहीं मून का अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है, क्लास कब स्टार्ट हुआ है? क्लास 12 बजे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओके, तो मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि तीन तरीके के और धातुएं या वस्तुएं होती हैं यानी कि ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस आधार पर हमने अलग अलग किए हैं? अब ये अलग अलग किए हैं कि जब हम इसमें से हम प्रकाश को भेजते हैं तो क्या देखने को हमें मिलता है। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो पहला होता है ट्रांसपेरेंट। जैसे आप यहां पर एग्जांपल देख रहे हो कि मैंने एक जग लिया हुआ है कांच का, और उस कांच वाले जग के पीछे आपको एक सेब दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पर यह है कि आपकी जो लाइट है वो इस वस्तु में से आर पार हो रही है। यानी कि अगर आपको इसके पीछे सेब दिख रहा है तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है, सेब से जो लाइट आई है परावर्तित होके वो इस कांच में से निकल के आपकी आंख पर आई है। इसका मतलब यह है कि ये जो सेब है ये आपको दिख रहा है क्योंकि इसके सामने जो वस्तु पड़ी है, जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, वो हमारा पारदर्शी ऑब्जेक्ट है। तो असल में जो भी हमारा कांच होता है वो हमेशा पारदर्शी होता है, तो उसके पीछे वाली चीज भी आपको दिख जाती है। ठीक है, क्लास कब स्टार्ट हुआ था सर? बता दिया सुमन, 12 बजे स्टार्ट हुआ था क्लास। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी कि जस्ट इसका उल्टा, जिसको हम ओपेक कहते हैं। अच्छा, ओपेक क्या होता है? ओपेक यानी कि बिल्कुल भी जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो उसमें से पास नहीं होती, उसके अंदर से वो नहीं जाती। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि उसके अंदर की संरचना ऐसी है, उसके अंदर का आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं जिसके अंदर से लाइट को वो जाने नहीं देते। यानी कि अगर आपको मैं बोल दूं कि एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर मैं टॉर्च मारता हूं तो क्या वो लाइट जो है वो लकड़ी के आर पार हो जाएगी? नहीं होगी। वहीं पर उसका कारण ये है कि लकड़ी जो है वो ओपेक है यानी कि अपारदर्शी है। वहीं पर जब हम कांच की बात करते हैं तो वो कांच हमारा क्या है? ये है। ठीक है, प्रकाश पर हो जाती है सर, अपारदर्शी में प्रकाश नहीं पार होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया, गुड। अब देखो यहां पर लास्ट आता है ट्रांसलूसेंट यानी कि इसको बोलते हैं पारभासी। अब ये बहुत अलग है और इसका भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमारे घर में कई तरीके के कांच होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ कांच ऐसे होते हैं जिसके अंदर से आप यहां वाली चीज को पीछे, मतलब पीछे वाली चीज को आप यहां से देख सकते हैं जो एकदम पारदर्शी है। बट कुछ कांच ऐसे होते हैं जो आपको उसके अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर आपको यह दिख रहा है कि अंदर से लाइट बाहर आ रही है। यानी कि वो अगर समझ लो इस कमरे के अंदर लाइट जल रही है तो वो आपको सिर्फ लाइट दिखेगी और उसको आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, बट क्लियर नहीं दिखेगा इसके पीछे क्या है। यानी कि इसके अंदर जो लाइट बाहर आ रही है वो पूरी ना आके कुछ ही हिस्सा उसका बाहर आ रहा है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको ये कह सकते हो वो इन दोनों के बीच का केस है। यानी कि इसके अंदर प्रकाश आ भी रहा है बट पूरी तरीके से नहीं आ रहा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप ये लैंप देख सकते हो। कई बार हम ऐसे लैंप देखते हैं। अब इस लैंप में अगर मैं कांच लगा देता तो क्या दिक्कत होती? वो सीधा जो बल्ब है उसका प्रकाश मेरी आंखों में आता है, बट हमें तो जो प्रकाश है वो कम चाहिए थोड़ा सा, तो हमें वो जो उसका प्रकाश है वो तीखा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो कांच हम यहाँ यूज करते हैं जिसको हम
क्या बोलते हैं, पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट। ठीक है, आजकल ऐसे बहुत आते हैं। इसका एक और उदाहरण क्या है कि अगर एक तेल के अंदर मैं एक कागज का टुकड़ा भिगो दूं और उसको मैं बाहर निकालूं तो आप देखना वो भी क्या बन जाता है, पारभासी। यानी कि जब कागज नॉर्मल था तब वो ओपेक था, यानी कि वो क्या था, अपारदर्शी था। बट जैसे ही मैंने उसको तेल में भिगो के बाहर निकाला तो वो क्या बन गया, हमारा पारभासी। अब पारभासी में ये होता है कि आप उसमें जब लाइट मारोगे तो आपको लाइट थोड़ा सा दिखेगा, बट वो सारी की सारी लाइट उसमें से बाहर नहीं जाएगी। सर अगर कोई कपड़ा में लाइट जलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। देखो वो जो कलर चेंज वाली चीज है माही, वो तरंग दैर्घ्य से हम समझेंगे आगे जाके। मैं आपको समझाऊंगा कैसे जो कलर होता है वो चेंज होता है, वो तरंग से यानी कि वेवलेंथ की चीजें हमें वहां पर समझनी है। ठीक है, हाँ गाड़ी में काला ग्लास, बिल्कुल सही। चलिए, अब जो मैंने आपको चीजें यहाँ समझाई है उसी के आधार पर आपको मैंने यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण ये कह रहा है कि आपके सामने एक कांच है, कांच में से आपने लाइट को भेजा तो लाइट इसमें से आर पार हो गई, जैसे कि ये कांच में से आपको ये पत्ती दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा पारदर्शी हो गया। दूसरे में क्या किया, मैंने लाइट को इस ऑब्जेक्ट पर फेंका बट लाइट इसमें से पास हुई, बट सिर्फ 2 ही एरो आपको दिख रहे हैं, यानी कि समझ लो 4 एरो उसमें से गए बट निकले कितने, 2 ही। यानी कि जब हम कांच में से किसी पत्ते को देखेंगे तो हमें वो क्लियर नहीं दिखेगा, पर हाँ हमें हल्का सा एहसास होगा कि वहां पर एक पत्ता है। ठीक है, तो ये हमारा पारभासी हो गया। और लास्ट वाला जो है जिसके अंदर आपने प्रकाश तो भेजा बट इसमें से कुछ बाहर नहीं आया, तो ये हमारा क्या होता है, अपारदर्शी। जैसे कि इस बैग के पीछे ये जो पत्ता पड़ा है ये आपको नहीं दिखेगा। तो आपको तीनों ही एग्जाम्पल को समझ में आ चुका है। आई थिंक इसमें अब किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। सर वो कौन सा कांच होता है जो बाहर से नहीं दिखाई देता लेकिन अंदर से दिखाई देता है? कांच का नाम मुझे याद नहीं है, बट हाँ यादव, ऐसा एक सुनील, एक ऐसा एक कांच होता है, ठीक है, जिसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आगे से तो वो प्रकाश को परावर्तित कर दे पूरा, बट अंदर से वो प्रकाश को उसमें से पार कर देता है। तो वो एक अलग तरीके के कांच होते हैं जो हम बनाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, माही ने हमें ब्लॉक कर दिया। नहीं, माही का कमेंट आया था। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अभी हम बात कर ही रहे थे प्रकाश के बारे में, तो चलिए अब जो मेन हमारा मुद्दा है कि प्रकाश के गुणों के बारे में समझना है, यानी कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसके गुण क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम प्रकाश के गुणों की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सबसे पहला यही आता है जो अभी मैंने आपको बताया कि लाइट कैसी है। तो लाइट ट्रांसपेरेंट है, लाइट के आर पार आप देख सकते हो। इसका मतलब लाइट, ऑब्वियसली बात है, अभी इस कमरे में बहुत सारी लाइट है बट मुझे उस लाइट के अंदर से कोई चीज भी दिख रही है, आराम से दिख रही है। इसका मतलब लाइट कैसी है, लाइट हमारी पारदर्शी है, यानी कि लाइट ट्रांसपेरेंट है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहां से बन जाता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। लाइट जो होता है वो कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, कभी भी लाइट जो है वो ऐसे नहीं चलेगा, हमेशा लाइट एक सीधी रेखा में चलता है। किस में चलता है, सीधी रेखा में। अब अगर कोई बोलता है कि सर माध्यम चेंज हो जाए तो क्या होगा, तो माध्यम चेंज होने से भी प्रकाश चेंज का दिशा चेंज हो जाएगी। समझ लो माध्यम चेंज हुआ तो ये ऐसे हो जाएगी, तो ये दिशा नहीं है। दिशा का मतलब है, मतलब रास्ते का मतलब है कि ये रास्ता कैसा है, इसका सीधा है कि नहीं है, सीधा होता है। ये तो है कि अपनी अपनी जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से विचलित हो सकता है, यानी कि उस रास्ते से वो अलग रास्ते पे जा सकता है, बट चलता हमेशा सीधा है, चलता हमेशा सीधा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, तो इसको भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। वैसे ये जो टॉपिक है ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, बट अभी आप ये समझ लो कि जो लाइट होती है ना, उसकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है, चाल जो होती है वो निर्भर करती है माध्यम पे। किस पे करती है, माध्यम पे, यानी कि मीडियम पे। किस माध्यम में प्रकाश चल रहा है, किस मीडियम में प्रकाश चल रहा है। तो जैसे जैसे आप माध्यम को बदलोगे तो चाल में परिवर्तन आएगा। ध्यान रखना, जो हम चाल की स्पीड पढ़ते हैं, मतलब सॉरी लाइट की जो चाल पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं। अब ये जो चाल होती है लाइट की, यानी कि प्रकाश की, ये सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इससे ज्यादा लाइट की स्पीड नहीं हो सकती। बट ये होती कहाँ है, वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में। तो इसका मतलब ये है कि निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है साउंड अपने लाइट की, पर
अगर आप इसको इसके अलावा किसी और माध्यम में लेके आ जाते हो तो इसका मान धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। वो निर्भर करेगा कि आपने कौन सा माध्यम लिया है। यानी कि इसका मतलब यहां पर यह है कि जैसे जैसे आप माध्यम बदलोगे तो चाल में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब वो चाल का जो परिवर्तन है वो माध्यम की वजह से आया है, और माध्यम जो होता है, मीडियम जो होता है, वो एक, है ना, अभी आप ये समझ लो एक अपरवर्तनांक के हिसाब से हम बताते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम दर्शाते हैं। तो किसी भी माध्यम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा, उस केस में उसका जो चाल है वो उतना ही कम होगा। इसको ऐसे समझ लो कि जिसका ये अपरवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसका मतलब वो उतना ही भारी माध्यम। इसको अभी इतनी आसान भाषा में कैसे समझोगे? जिसका ये अपरवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उतना ही वो गाढ़ा, उतना ही वो हैवी, और जितना वो मीडियम हैवी होगा, जितना वो माध्यम भारी होगा, उतना ही उसमें प्रकाश की चाल गिरेगी, यानी कि चाल घटेगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि v यहां पर क्या है? उस माध्यम में उसकी चाल है, और ये म्यू क्या है? ये अपरवर्तनांक है। तो दोनों में संबंध आप देख पा रहे हो, व्युक्त कर्मानुपाती है। क्या है? व्युक्त कर्मानुपाती। तो जिस माध्यम का अपरवर्तनांक ज्यादा, उतना ही उस माध्यम में उसकी चाल घट जाती है। बात समझ में आ गई? बाकी इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे जाके, जब हम अपरवर्तनांक पढ़ेंगे, है ना, अपवर्तन हम जब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश की चाल होती है, यानी कि जो स्पीड होती है लाइट की, वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। तो यहां से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा कहां होगी? तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, सबसे ज्यादा वो निर्वात में होगी, वैक्यूम में होगी। यानी कि इसके अंदर अगर आप देखोगे, निर्वात सबसे ज्यादा है, वैक्यूम सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद वायु आता है, एयर आता है, फिर पानी आता है यानी कि वाटर, और फिर आता है सॉलिड यानी कि ठोस। अगर आप इस क्रम में चलेंगे तो ये आप कह सकते हो घटता हुआ चाल का क्रम है, यानी कि इस क्रम के अंदर जो वेलोसिटी है वो घटती चलेगी, यानी कि गिरती जाएगी। और अगर आप इसको ऐसे देखो तो इस वाले के अंदर अगर आप ऐसे चलोगे तो आपका अपरवर्तनांक बढ़ता जाएगा। वैसे तो इसका तो होता ही नहीं है, बट यहां से अगर स्टार्ट करोगे तो अपरवर्तनांक जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका होता है, पर वो एक होता है, एक से ज्यादा ही सभी का होगा। इसका जो वैक्यूम का होता है वो अपरवर्तनांक एक होता है, फिर बाकियों का सबका एक से ज्यादा ही होता है। बस ऐसे क्वेश्चंस में एक अच्छा चीज हमेशा ध्यान रखना कि ठीक है, सर जी टेस्ट में क्वेश्चन आया था किस कलर का अपरवर्तनांक ज्यादा होता है। ठीक है, वैसे माही इसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे जाके, कलर के बारे में जब हम बात करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अपन जो पढ़ते हैं वेब ग्योर, उसके अंदर जब हम देखें अपरवर्तनांक का मतलब आप कैसे समझोगे कि वो कलर जो काफी दूर तक जा सकता है तो उसका अपरवर्तनांक कम होता है। ठीक है, तो अपन वॉयलेट को बोलते हैं, इसका अपरवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी कलर्स पढ़ेंगे आगे जाके हम। ठीक है, तो कलर्स के बारे में हमारी पूरी चीज आएगी, आगे टॉपिक आएगा, तो उसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी हम प्रकाश का वह गुण पढ़ेंगे जिसमें वो एक रे है, एक वो किरण है। देखो दो तरीके की चीजें होती है, जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि प्रकाश है इस कमरे में, या आपके आसपास भी बहुत सारा प्रकाश है, तो मुझे ये चीज बताओ कि प्रकाश आप किस तरीके से व्यक्त करोगे? आप कैसे बताओगे कि यहां प्रकाश है, या ये यहां से वहां जा रहा है, या वहां से यहां आ रहा है? इसका मतलब यहां पर यह है कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसकी डायरेक्शन आप नहीं बता सकते, ऐसे देख के पता नहीं चलती। तो उसी को आसान करने के लिए हम अपनी तरफ से उसको एक एरो मान लेते हैं, यानी कि हम उसको क्या मान लेते हैं? एरो यानी कि इस तरीके से हम एरो बना देते हैं। अब एरो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये संदर्भ है कि हमें बताना है कि जो प्रकाश है, जो लाइट है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जहां पर, है ना, जहां पर ये आपका, है ना, जहां पर ये आपका एरो का जो साइज है, एरो का जो आपका सिग्नल है। ठीक है, सर कन्नों में दिखता है, सर कानों में दिखता है, सर कन्नी में।
ओके, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं शिवम सर, कानों में दिखता है, पता नहीं। ओके, चलो मेरा पॉइंट यहाँ पर समझना कि हम किस तरीके से प्रकाश को निरूपित करें, किस तरीके से हम प्रकाश को व्यक्त करें, कैसे हम प्रकाश को बताएं कि वो कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो उसको हम आसान करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक एरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एरो। तो जब हम एरो मान लेते हैं तो हम एरो से आसानी हमें हो जाती है समझने के लिए कि जो प्रकाश है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो एरो सिर्फ आपको ये बताता है कि जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। असल रियल जिंदगी में हमें एरो ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये चीज हमेशा दिमाग में ध्यान रखना, एरो सिर्फ हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं ताकि हम जो उनका डायग्राम है उसको अच्छे से समझ पाए। सभी को समझ में आई बात? ओके। अब यहां पर एक और बात जो समझने वाली है कि एक लाइट में कोई एक ही रे नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक लाइट है सिर्फ उसमें एक किरण है, नहीं, बहुत सारी किरणें होती हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये टॉर्च है, इस टॉर्च में से एक तरीके से ये लाइट निकल रही है, तो अगर मैं यहाँ पर एक रे बनाता हूँ, एक किरण बनाता हूँ, तो मैंने बना दी, तो मुझे पता चल गया जो लाइट है वो यहाँ से वहां जा रही है। बट असल में अगर आप देखोगे तो ये इसका परास है, यानी कि ये इसकी रेंज है। तो इस रेंज में बहुत सारी रेज होंगी, यानी कि इस परास में बहुत सारी किरणें होंगी। तो इस सारी किरणों को जब मैं जोड़ दूंगा या इन सबको एक बंडल बना दूंगा तो इसको बीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीम। बीम यानी कि किरण पुंज। किरण पुंज असल में क्या है? किरण पुंज का मतलब होता है कि जब हम सारी रेस को, सारी किरणों को जब एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो वो बीम कहलाती है। क्या कहलाती है? बीम, जिसको हिंदी में पुंज कहा जाता है। तो एक किरण कभी भी नहीं होती है, हमेशा पुंज होता है, यानी कि हमेशा बहुत सारी रेज होती हैं, बहुत सारी किरणें होती हैं। तो आपको ये नाम दोनों के याद रखने, ठीक है? सर आप क्लास 1 आर की कर लो, एक बाकी क्लासें भी तो लेनी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इन दोनों में फर्क बहुत अच्छे से समझ लेना। किरण एक क्वांटिटी है और किरण पुंज बहुत सारी किरणें हैं, यानी कि बीम जो होती है बहुत सारी किरणों से मिलकर बनती है। तो जैसे आप इस डायग्राम में भी देखेंगे तो एक रे भी आपको दिख रही है और ये बीम आपको दिख रही है, इसको बीम बोलते हैं। बीम मतलब ये पूरा जो आ रहा है ना, इसको बीम। तो बीम जो होती है बहुत सारी रेस से मिलकर बनती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर समझते हैं कि जो किरण पुंज होता है वो एक बिंदु पर जब केंद्रित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब किरण पुंज एक बिंदु से निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? देखो तीन तरीके की चीजें हो सकती हैं, ठीक है? पहली चीज तो ये है कि जो मेरी किरण पुंज है, किरण पुंज यानी कि बीम है, वो कुछ इस तरीके से है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि इस बीम के अंदर, इस पुंज के अंदर सारी तरंगे एक दूसरे के समांतर है, सारी रेज, सारी किरण एक दूसरे के समांतर है। तो ये वाली जो किरण होती है, ये वाली जो बीम होती है, ये वाला जो पुंज होता है, ये हमेशा अनंत से आता है। कहां से आता है? अनंत से। अगर मैं आपको ये बोल दूं सर लेजर लाइट क्या है? लेजर लाइट क्या है? मतलब लेजर लाइट तो लाइट ही है, बस उसका परास ज्यादा है, बहुत दूर तक जाती है, हाई इंटेंसिटी, तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? ओके, अब यहां पर बात समझना मेरी कि अगर आपका जो बीम है, उस बीम के अंदर सारी किरणें अगर आपकी समांतर है, पैरेलल है, तो इसका मतलब वो है कि वो अनंत से आ रही है और अनंत पर जाकर मिलेगी। यानी कि ये जो तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती है, वो हमेशा मतलब या तो अनंत से चलती है या हम ये बोल सकते हैं अनंत पर जाकर खत्म होती है, ठीक है? तो पहली तरंगे ये होगी जो मैंने यहाँ पर आपको मिला, जिसको हम समांतर बोलते हैं, ठीक है? पैरेलल बोलते हैं। दूसरा आता है, जो तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो होते हैं जिसको हम बोलते हैं अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग, और एक होता है अभिसारी जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। अब देखो नाम से समझना है, जब हमारी चीज फैलती है, जब हमारी चीज फैलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब है जब एक बिंदु से प्रकाश निकले, अगर एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा तो लाइट फैलती है। क्या फैलती है? लाइट फैलती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। यानी कि जिसके अंदर प्रकाश फैलता है, आपकी जो लाइट है वो फैलती है, उसका मतलब ये है कि उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, हिंदी में बोलते हैं अपसारी। और दूसरा पॉइंट, जब वो सारी की सारी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो, दोनों में फर्क समझना, उसमें निकल रही थी और उसमें एक बिंदु पर आ रही हैं,
तो इस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग यानी कि अभिसारी। तो अभिसारी में सारी किरणें एक ही पॉइंट पर आ जाती हैं, एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग। और जब वो फैलती है, जब वो दूर की ओर जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। तो आप डायग्राम में भी यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारी पैरेलल बीम है, समांतर पुंज है, ये हमारा डाइवर्जेंट बीम है, डाइवर्जेंट यानी कि जो फैल रहा है अपसारी, और ये हमारा कन्वर्जेंट यानी कि हमारा अभिसारी। तो इस तरीके से हम इनके अलग अलग जहां मिलती है कन्वर्जिंग, हाँ वही लिखा है ना, ठीक है, सभी को समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख देना। ओके, तो आज हम एक छोटा सा पहले देख लेते हैं ये डेफिनेशन क्या है, कल हम इसी को आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आगे जाके अब ये पढ़ेंगे कि परावर्तन की क्या बात होती है, परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन को समझने से पहले, इसीलिए मैंने आपको पहले जनरली बता दिया लाइट होती क्या है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि लाइट के गुण क्या क्या हैं, फिर मैंने आपको यह भी बता दिया लाइट को किस तरीके से याद रखना है, समझना है, लाइट को एक बीम मानना है, लाइट को एक किरण मानना है, तो उसी के आधार पर हम ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं कि ये होता क्या है ना। तो ध्यान रखना कि जब हम परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तन का मतलब होता है किसी पृष्ठ से, किसी सरफेस से अगर लाइट टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाए, उसी माध्यम में आ जाए जहां से वो आई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है मुकेश, मैं एक बार बोल देता हूं टेक्निकल टीम को कि कल की पीडीएफ शेयर क्यों नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो शेयर कर देंगे। अच्छा, केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही? क्लास एक आर होना चाहिए, कोई बात नहीं, क्लास तो बाकी क्लासेस भी होती है, इसकी वजह से क्लास एक जो क्लास है वो एक आर की नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, बात सभी को समझ में आ गई। तो एक बार आप परिभाषा पढ़ लेना। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश किरणें टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो जब कोई लाइट बीम किसी पर सरफेस पे पड़ती है, सतह का क्या गुण होगा कि ये परावर्तित करने के लिए है, ये एक तरीके का आप कह सकते हो चिकना है, यानी कि एकदम स्मूथ सरफेस है, तो उसमें जो लाइट रे होती है उसे टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो आज बस हमने ये समझा है कि जनरली इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको डिटेल में भी समझेंगे, आगे जाके इसके नियम देखेंगे, किस तरीके से इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है, ये सारी चीजें हम कल की बात में बात करेंगे, ठीक है। सर जी, मैम ने कल से बायोलॉजी स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहे हैं, इसलिए कुछ देर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कुछ देर वो बायो पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो वो मैम अल्टरनेट चैप्टर ले रही है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पर हम एंड करेंगे, और सभी अपना ध्यान रखना और खुश रहना, और जो भी शहीद हुए हैं है ना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा सोचें, विचार करें, और उनके बारे में अच्छी वाइब्स, अच्छी जो आपकी थिंकिंग है वो उनकी तरफ भेजें, ठीक है। आर्मी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाती है, वैसे कुछ भी हो तो दुख पहुंचाती है, बट ऐसे एक्सीडेंट्स अगर होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेंटली हमें वो ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, मजबूत रहना है, वक्त के साथ हम क्या कर सकते हैं, वक्त चीज़ों को बहुत जल्दी बदल देता है, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी फैमिलीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, और उनको भगवान बहुत ज़्यादा हिम्मत दे, और यही हमारी कामना है, ठीक है। तो शौर्य भारत की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सभी अपना ध्यान रखना।